हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 24 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर और सारे फैक्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिलैक्स होकर देखिए, पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तब तक आइए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करते हैं 24 जून का करंट अफेयर और पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? खुरासानी इमली, इसकी बात करें तो यह देखने को मिलती है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मध्य प्रदेश में एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक पुरातात्विक स्थल है जिसे कहा जाता है मांडू। एमपी के इंदौर में धार आता है, इंदौर के निकट जो धार जिला है वहां पर मांडू देखने को मिलता है और यहीं पर खुरासानी इमली काफी फेमस है। तो ये एक पेड़ पर उगती है जिसका नाम है बायोबाब ट्री। अब ये जो बायोबाब ट्री है ना, ये एक्चुअल में अफ्रीकी मूल का पेड़ है। अब ये भी काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा, काफ़ी बार इसकी भी चर्चा होती रहती है क्योंकि अगर आप इमेज देखेंगे इमली की तो ये थोड़ी सी अलग है। ये नॉर्मल जो इमली है ना उससे थोड़ी सी अलग प्रकार की आती है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें खट्टापन होता है और ये मध्य प्रदेश के मांडू में फेमस है। और इसके अलावा एक इंदौरी मालवी पोटैटो को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये दो प्रोडक्ट है और दोनों ही मध्य प्रदेश राज्य के हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट खुरासानी इमली है और ये बाओबाब के ट्री पर उगती है और अफ्रीकी मूल का ये पेड़ है और इसी पर ये उगती है। बाओबाब ट्री ये अपसाइड डाउन ट्री के रूप से जाना जाता है या फिर इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है क्योंकि अगर आप इस पेड़ को देखेंगे ना तो ऊपर से ये इस प्रकार का फैला हुआ दिखाई देता है जैसे इसकी जड़ें ऊपर हो। तो ये है बाओबाब ट्री और इसी पर खुरासानी इमली उगती है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये इमली विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में इस इमली में पाया जाता है। तो क्योंकि यूनिकनेस है इसीलिए इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा हम इंदौरी मालवी पोटैटो की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम का जो क्षेत्र है ना वो मालवा का पठार है और वहीं पर मालवी आलू उगाया जाता है, इंदौरी मालवी आलू। ठीक है, अब ये जो आलू है ये कम शुगर वाला आलू है और इसके अलावा स्टार्च कंटेंट भी इसमें कम पाया जाता है। तो चिप्स में या फिर फ्रेंच फ्राइज जैसी चीज़ों में जो कमर्शियल यूज़ है इस आलू का काफ़ी किया जाता है, इंदौरी मालवी पोटैटो। तो एक तो इसे जीआई टैग दिया गया और एक खुरासानी इमली को भी जीआई टैग दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश के ऐसे प्रोडक्ट की बात करें जिनको पहले जीआई टैग दिया जा चुका है तो जो फेमस है उनकी बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन जो पूछे जा सकते हैं तो एक चंदेरी साड़ी, ये आपने काफ़ी सुना होगा, चंदेरी बहुत फेमस है। अशोकनगर या फिर चंदेरी मध्य प्रदेश के उत्तर में आता है। तो यहाँ पर चंदेरी की साड़ियाँ है जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश में महेश्वर है, नर्मदा नदी के किनारे, वहाँ पर महेश्वरी साड़ियाँ काफ़ी फेमस है जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश के धार में बाघ प्रिंट काफ़ी फेमस है, इसे जीआई टैग दिया जा चुका है। गोंड जनजाति की गोंड पेंटिंग ये डिंडोरी में काफ़ी फेमस है, इसे जीआई टैग दिया जा चुका है। पन्ना डायमंड या पन्ना के हीरे, इसके अलावा कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में झाबुआ में देखने को मिलता है, काले कलर का होता है, इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया जा चुका है और खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया जा चुका है एमपी में। एमपी के उत्तर में छतरपुर क्षेत्र में काफ़ी फेमस है खजुराहो स्टोन क्राफ्ट। तो ये एमपी के अदर ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन सा बना है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसे कहा जाता है अंकटाड। ओके, इसकी एक रिपोर्ट आई है 2025 के लिए और इसमें बताया गया है कि 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन ये बना है इंडिया। आंसर सी।
अच्छा, पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि शिप रिसाइकलिंग नेशन क्या होता है। एक्चुअल में ये जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं वो होता क्या है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जो पुराने शिप होते हैं ना, जो जहाज होते हैं जो कि रिटायर हो चुके, उन सभी को तोड़कर उनके अंदर जो मेटल्स है, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सभी को निकाला जाता है, उनको रीयूज किया जाता है, दोबारा यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है शिप रिसाइकलिंग। तो हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन है इंडिया। पूरे वर्ल्ड में जो शिप रिसाइकलिंग होती है ना, उसमें अकेले इंडिया की हिस्सेदारी, जो कि पहले 2024 तक 30.1% थी, ये बढ़कर 35.4% तक हो गई है। ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप समझिए कि 1/3 इंडिया होल्ड करता है शिप रिसाइकलिंग के मामले में। देश ने 2.99 मिलियन ग्रॉस टन जहाज़ों को रिसाइकल किया 2025 में, और इसी के साथ ही भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का जो लक्ष्य था हमारा, उसको भी शिप रिसाइकलिंग के मामले में 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो शिप रिसाइकलिंग में इंडिया आता है वर्ल्ड में पहले नंबर पर। ये जो इंडिया में शिप रिसाइकलिंग सेक्टर है, उसको बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर एक एक्ट लाया जा चुका है जिसका नाम है रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019। इसी के तहत शिप रिसाइकलिंग सेक्टर काम करता है और इसके बने हुए नियमों को फॉलो करता है। अब यहां पर संस्था की बात करें जिसने रिपोर्ट निकाली है, यह है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। एक ऐसी संस्था है जो कि डेवलपिंग कंट्री में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। 1964 में इसकी स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इंडिया में सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड की बात करें तो गुजरात का अलांग शिप रिसाइकलिंग यार्ड देश का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग हब है। ओके, कहाँ पर है ये? है भारत के गुजरात राज्य में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे चलेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। ये डे हर साल मनाया जाता है 23 जून को। अब 23 जून क्यों? तो 23 जून को ही इतिहास में 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक गेम्स का आयोजन करवाना, रेगुलेट करना, है ना, ये सारे काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। तो इस संस्था की जो स्थापना है ये 23 जून को की गई थी 1894 में। तो 23 जून 1894 की ये जो हिस्टोरिकल डेट है, इसी को डिसाइड किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में। तो हर साल ये 23 जून को मनाया जाता है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को बढ़ावा देना, इसकी शुरुआत की याद में इसे सम्मानित करने के लिए हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। 2026 में यू कैन डू दिस, लेट्स मूव, ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। यू कैन डू दिस और लेट्स मूव। ओके, ओलंपिक गेम्स दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट माने जाते हैं। 4 साल में एक बार इनका आयोजन किया जाता है, जो कि कैजुअली आप सभी को पता है। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक और एक होता है विंटर ओलंपिक। 2-2 साल के टेन्योर में, टाइम पीरियड में इनका आयोजन किया जाता है। समर और विंटर ओलंपिक हर 2 साल में आयोजित होते हैं। ठीक है, तो 2-2 साल की गैप में होते हैं, तो एक को आयोजित होने में 4 साल का समय लगता है। पहला समर ओलंपिक की बात करें तो ये 1896 में आयोजित किया गया था ग्रीस के एथेंस शहर में। तो यूनान वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है, यूरोपीय देश है। तो समर ओलंपिक 1896 में ग्रीस के एथेंस में शुरू हुए। और फिर विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई थी फ्रांस के ही चैमोनिक्स शहर में। तो फ्रांस में 1924 में विंटर ओलंपिक शुरू किए गए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जहाँ बता चुका हूँ कि ये संस्था क्या करती है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। स्थापना 1894 23 जून, और प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कोवेंट्री, जी बॉम्बे से हैं। तो ये इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ।
आप सभी इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन पीडीएफ को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगल मैराथन पीडीएफ में आपको पूरा जो इंडियन ज्योग्राफी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, विथ आपको यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो आपको वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पर मिल जाएगा और पीडीएफ भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में यह भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहाँ से आप इसे ईजिली अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ेंगे। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण जून 2026 में इमरजेंसी की स्थिति घोषित की है? तो एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसका नाम है बोलीविया, है ना। दक्षिण अमेरिका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सी? बोलीविया। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो कि चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरी हुई है, मतलब कहीं से भी उसकी सीमा समुद्र से टच नहीं होती। तो दक्षिण अमेरिकी देश है बोलीविया। काफ़ी समय से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। अब स्थिति ये है कि जून 2026 में बोलीविया में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया। बोलीविया के प्रेसिडेंट है रोड्रिगो पाज। अब 50 दिनों से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इसीलिए बोलीविया के प्रेसिडेंट ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी। अब ये जो प्रोटेस्ट है एक्चुअल में वो किसके लिए हो रहा है? तो वहाँ पर देश की जो गवर्नमेंट है उसने फ्यूल सब्सिडी जो दी जाती थी उसमें कटौती की है। ऑब्वियसली बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और काफ़ी प्रॉब्लम, वैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर फ्यूल की कमी है तो जो फ्यूल सब्सिडी दी जा रही थी जनता को उसमें इन्होंने कटौती की। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ईंधन की कमी है जैसा कि मैंने आपको बताया, और काफ़ी सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इस देश में देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में 50 दिनों से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रेसिडेंट से कह रहे थे कि आप रिज़ाइन करो। तो फाइनली प्रेसिडेंट ने इनको कंट्रोल करने के लिए देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की है। अब इमरजेंसी के प्रावधान आप सभी जानते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम देखें तो अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि फंडामेंटल राइट वहाँ के लोगों के भी खत्म किए जाते होंगे। तो इमरजेंसी अप्लाई किए ताकि कंट्रोल किया जा सके वहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं उनको। तो यह है बोलीविया, दक्षिण अमेरिकी देश है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी अगर कैपिटल देखें ना तो सुक्रे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसकी लापाज। ये बहुत ही फेमस है। रोड्रिगो पाज यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। कुछ बेसिक डिटेल में हमको ये पता होना चाहिए कि लापाज जो है दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में। लेक टिटिकाका, एक टिटिकाका झील है जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं तो ये आपको एक झील देखने को मिलेगी। ये कौन सी झील है, कौन सी लेक है? टिटिकाका लेक, बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पर। ये भी बहुत फेमस है और दुनिया की सबसे ऊंची लेक मानी जाती है, सबसे ऊंची नौकायन लेक इसे कहा जाता है। ठीक है, एक है साला डी उयन, जिसे बोलीविया में ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। साला डी उयन बोलीविया में है, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान। तो ये बेसिक डिटेल है। बोलीविया की बॉर्डर जो है ना वो ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व में आते हैं तो पराग्वे, दक्षिण में आएंगे तो अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो चिली, और पश्चिम में पेरू से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, ये 5 देश है जो कि बोलीविया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री है दक्षिण अमेरिकी देश। वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षण के लिए किस राज्य को 4000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने वाटर कंजर्वेशन के लिए हरियाणा राज्य को 4000 करोड़ रुपए का लोन देने के एक प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। हरियाणा में एक योजना है जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। हरियाणा सरकार का एक वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। इसी के लिए वर्ल्ड बैंक हरियाणा सरकार को 4000 करोड़ रुपए का लोन देने वाला है। ओके, अगर इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट देखें तो टोटल कॉस्ट वैसे 5714 करोड़ रुपए आएगी,
और ये परियोजना 2026 से 2032 तक लागू की जाएगी। अब 5,714 करोड़ में से 4,000 करोड़ का लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक। इस परियोजना से राज्य में 15 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, लगभग 48.94 लाख एकड़ एरिया में ये बनाए जाने वाले हैं, ताकि वाटर कंजर्वेशन किया जा सके, सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देकर हरियाणा को एक हरित राज्य के तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। वैसे तो है ही, लेकिन और ज्यादा इसको डेवलप किया जा सके एक ग्रीन स्टेट के या हरित राज्य के रूप में। तो ये जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने 4,000 करोड़ का ऋण को मंजूरी दी है हरियाणा सरकार के लिए। वर्ल्ड बैंक आपको पता है डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय मूल के अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है। 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक की मेंबर है। हरियाणा की अगर हम कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें तो कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के साथ जॉइंट कैपिटल है ये। नायब सिंह सैनी सीएम, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष गवर्नर है। हरियाणा में लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें देखने को मिलती है। ये सारी डिटेल बेसिक डिटेल थी, नोट कर लेना, काम आएगी। पीडीएफ ले लेना, उसमें से पढ़ लेना। आगे आइए। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ की वित्तीय सहायता किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? तो पहले तो हम ये समझे, देखिए हाइब्रिड 2G एथेनॉल क्या होता है। अगर हम 2G इथेनॉल की बात करें ना, तो ये वो इथेनॉल है जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना, उनसे बनाया जाता है। जैसे गन्ने का जूस निकालने के बाद जो उसका कचरा बचता है, पराली जो बचती है ना फसल काटने के बाद, तो इनसे जो इथेनॉल बनाया जाता है वो 2G इथेनॉल कहलाता है। अब हुआ ये है कि भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट, इसके लिए 150 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, और यह स्वीकृत की गई है पीएम जीवन योजना के तहत। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, तो भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जा रहा है? पहला क्वेश्चन तो यह आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के धनुरा में इसकी स्थापना की जा रही है। 91 किलो लीटर पर डे की इसकी क्षमता होने वाली है। कितनी? 91 किलोमीटर पर डे। इस क्षमता वाली ये जो परियोजना है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने पीएम जीवन योजना, इसके तहत 150 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प को मंजूरी प्रदान की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है 150 करोड़ रुपए, ताकि ये उत्तर प्रदेश के धनुरा में स्थापित किया जा सके प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट। इस परियोजना से जो बायोगैस है, मतलब वही गन्ने का कचरा, अन्य एग्रीकल्चरल जो कचरा है, वो सस्टेनेबल 2G इथेनॉल बनाने में यूज़ किया जाएगा। उसके माध्यम से 2G इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको क्लीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में बदला जा सके। तो ये प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के धनुरा में स्थापित किया जा रहा है। पीएम जीवन योजना है ना, ये वैसे अगर पूरा नाम देखोगे ना, तो ये प्रधानमंत्री जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल फसल अवशेष उन्मूलन योजना है। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और 2G इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना और एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है उसका सही यूज़ करना फ्यूल बनाने के लिए ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 1969 करोड़ रुपए इस योजना के लिए बजट को आवंटित किया गया है। और सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल आपको समझ में आ गया होगा। पराली, डंठल, बायोगैस या जो भी एग्रीकल्चरल अपशिष्ट है, यहाँ पर पता है इंटरेस्टिंग क्या है कि खाने वाली जो क्रॉप होती है ना, फूड क्रॉप, उनका यूज़ नहीं किया जाता है इस इथेनॉल को बनाने के लिए। यहाँ पर केवल जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसी का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़े। किस देश में महर्षि सुश्रुत की कौन सी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ब्रॉन्ज स्टेच्यू किसका? महर्षि सुश्रुत का। आपने इनका नाम सुना होगा, मूवीज में सुना होगा या कहीं भी सुना होगा। आपको पता है भारत में जो शल्य चिकित्सा है उसके जनक माने जाते हैं। अब शल्य चिकित्सा क्या? जो ऑपरेशन किया जाता है ना,
है ना, ह्यूमन बॉडी का, उसके जनक माने जाते हैं महर्षि सुश्रुत। भारतीय प्राचीन सभ्यता में या फिर जो हमारे वेद पुराण हैं उनमें उल्लेख देखने को मिलता है महर्षि सुश्रुत का। तो इनके एक ब्रॉन्ज स्टेचू का इनॉग्रेशन किया गया है हाल ही में स्कॉटलैंड में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो समझ में आ गया, 19 जून 2026 को ये हो चुका था। अब इसकी न्यूज़ आई है, यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, ये एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर कहाँ पर है ये? स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग। यहाँ पर महर्षि सुश्रुत का 90 किलोग्राम वजनी एक ब्रॉन्ज स्टेचू स्थापित किया गया है। एक एनजीओ या फाउंडेशन बोल ले, इन्होंने दान किया था और अब फाइनली रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में, दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित, जो कि एक सर्जिकल इंस्टीट्यूट है, दुनिया का सबसे पुराना एक सर्जिकल इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने महर्षि सुश्रुत को सम्मान देने के लिए 90 किलोग्राम वजनी एक ब्रॉन्ज स्टेचू स्थापित किया है अपने कॉलेज कैंपस में। ये यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में देखने को मिलता है। महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? महर्षि सुश्रुत। ओके, इनकी एक बहुत ही फेमस ग्रंथ या बुक बोल लो, सुश्रुत संहिता, इन्होंने लिखी है सर्जरी के बारे में, है ना। चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, वर्ल्ड में सबसे प्राचीन माना जाता है सर्जरी के लिए, जो कि इंडिया से निकला है। ठीक है, तो यह है महर्षि सुश्रुत। सेकेंड एशियन रिलेस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में कौन सा पदक प्राप्त किया है? सेकेंड एशियन रिलेस चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन चाइना में किया गया था हाल ही में। यहाँ पर अलग अलग इवेंट थे, इनमें विमेंस 4x100 मीटर रिले इवेंट, इसमें भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कौन सा? गोल्ड मेडल। ठीक है ना, तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल इंडिया को मिला, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। आयोजन कहां पर, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। चीन के शांघाई शहर में इसका आयोजन किया गया, सेकेंड एशियन रिले चैंपियनशिप 2026। जानते हैं ना ये चैंपियनशिप क्या होती है? एक रिले मतलब एक पाइप जैसा एक चीज होती है, उसको लेके महिलाएं पार्ट में दौड़ती है और एक रेस जैसा ये कंपटीशन है। तो भारत की महिला वर्ग जो है, जो महिला हमारी जो टीम है, विमेंस टीम, उन्होंने विमेंस 4x100 मीटर रिले टीम के रूप में शानदार प्रदर्शन किया और 4x100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इंडिया ने गोल्ड जीता इस प्रतियोगिता का। आप यहाँ पर देखिए, नॉर्मली रिले के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मैंने मेंशन कर दिया है, वैसे आप एक बार पॉज करके इनको पढ़ लेना सब नामों को। तो हमारी जो इंडियन टीम थी ना, उन्होंने 43.85 सेकेंड में ये इवेंट पूरा किया 400 मीटर का। ठीक है, और गोल्ड मेडल जीता। चाइना ने 44.09 सेकेंड लिया, इसको सिल्वर मेडल मिला, मतलब इनकी जो विमेन टीम है उनको सिल्वर मिला। और इसके अलावा थाईलैंड की जो विमेन टीम है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। विमेंस 4x100 मीटर रिले टीम, इसके अलावा भी अलग अलग इवेंट है, जैसे मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, इसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले, मतलब यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों खेलते हैं, हमारे दोनों प्लेयर खेलते हैं मिक्स्ड में। इसके अलावा मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले जो रेस है उसमें इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने बात की विमेंस 4x100 मीटर रिले, गोल्ड मेडल मिला। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, इसमें सिल्वर मेडल। और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले, इसमें ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है। ठीक है, तो एशियन रिलेस चैंपियनशिप ये सेकेंड एडिशन इस बार चाइना में आयोजित किया गया। पहला जो एडिशन था 2024 में आयोजित किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में, और थर्ड एडिशन 2027 में आयोजित किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ में। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, आप सभी को पता है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में।
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले 18 गोल करने वाले जो खिलाड़ी है ये है लियोनेल मेसी। तो इन्होंने 18 गोल आज तक फीफा वर्ल्ड कप में किए हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी के द्वारा, चाहे वो मेंस में ले लें विमेंस में ले लें, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप भी होता है, दोनों को मिला लेना तो भी सबसे ज्यादा जो गोल है ये लियोनेल मेसी के हैं फीफा वर्ल्ड कप में। अर्जेंटीना के कैप्टन है लियोनेल मेसी। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 गोल करके वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक 18 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। इनके बाद ब्राजील की एक फीमेल फुटबॉल प्लेयर है मार्टा वायरा डा सिल्वा। इन्होंने 17 गोल किए, ये हालांकि विमेंस कैटेगरी में। और जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोसी, इन्होंने 16 गोल किए, ये तीसरे नंबर पर आते हैं अगर हम ऑल ओवर देखें तो। देखिए चलो मेंस और विमेंस को अलग अलग करते हैं हम। तो अगर मेंस की बात करें तो पहले नंबर पर कौन आ गए, ये आ गए हमारे लियोनेल मेसी। सेकंड पर इनके बाद आते हैं, वैसे सेकंड पर 2 मेंस प्लेयर संयुक्त रूप से हैं हमारे, एक हैं किलियान एम्बापे फ्रांस के हैं और मिरोस्लाव क्लोसी जिनके हमने ऊपर बात की है जर्मनी के। इन दोनों ने संयुक्त रूप से 16-16 गोल किए हैं फीफा वर्ल्ड कप में। तो ये संयुक्त रूप से सेकंड स्थान पर है। तो मेसी ने 18 गोल किए हैं और ये पहले स्थान पर है। किसी फीफा के वर्ल्ड कप की बात हो रही है केवल, ठीक है। वैसे मेसी के अगर हम ऑल ओवर गोल देखने जाएंगे तो 900 से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये केवल फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है। मेसी फीफा वर्ल्ड कप के 6ठे संस्करण में भी खेल रहे हैं और इस फीफा वर्ल्ड कप का मेसी का जो संस्करण है ना, ये अपना 6ठा एडिशन खेल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप का। 2006 से 2026 तक 6 बार इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप खेला है। 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं मेसी। अब इनके नाम वैसे काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं। वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 28 मैच, 18 जीत, 2489 मिनट खेलने का रिकॉर्ड जिस खिलाड़ी के नाम है वर्ल्ड में वो भी लियोनेल मेसी है। अब ये तो देखिए मेंस कैटेगरी की बात हो गई। विमेंस कैटेगरी का जो अगर हम टॉप 3 देखते हैं तो मार्टा वेरा दा सिल्वा, अभी हमने इनकी बात की, ब्राज़ील की है। इन्होंने 17 गोल किए, सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में। फिर बिरगिट प्रिंस आती है जर्मनी की और एबी वॉम्बैक, ये यूएसए की है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से 14-14 गोल किए हैं फीफा वर्ल्ड कप में विमेंस कैटेगरी में। तो ये मेंस के 3 और विमेंस के 3 दोनों क्लियर हो गए। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल इनकी टीम ने जीता था 2022 में। 2022 में जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप था कतर में हुआ था, ये लियोनेल मेसी की ही टीम ने जीता था अर्जेंटीना ने। सबसे ज्यादा 8 बार बैलन डी ओर अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किया जाता है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वैसे, तो यहाँ पर एक भवानी देवी का मंदिर है। वहाँ पर हर साल भवानी देवी को खीर का भोग लगाया जाता है। क्या होता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसको ये आयोजित किया जाता है और इस अवसर पर श्रद्धालु जो हैं वो देवी को खीर का भोग लगाते हैं। दूध और चावल से बनाई गए खीर का भोग लगाते हैं और इसी कारण, क्योंकि भवानी देवी का मंदिर है, खीर का भोग लगाया जा रहा है, तो इस मंदिर का नाम पड़ गया खीर भवानी मंदिर। और यहाँ पर जो मेला आयोजित किया जाता है उसे कहा जाता है खीर भवानी मेला। 2026 में ये 22 जून को मेला शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला है, वहाँ पर तुलमुल्ला गांव है, यहीं पर खीर भवानी टेम्पल में इस मेले का आयोजन किया जाता है। देवी रागम्या जो कि भवानी देवी का ही एक स्वरूप है, इनकी पूजा की जाती है इस मंदिर में और यहाँ पर माता जी को खीर का भोग अर्पित किया जाता है। और देवी दुर्गा या पार्वती का स्वरूप है माँ भवानी। तो खीर भवानी मेला से हमारे क्वेश्चन है, तो ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर 24 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 साल के लिए दोबारा किसे नियुक्त किया गया? यह है तुषार मेहता। खाद्य एवं कृषि संगठन की सोफिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जलीय पशु उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? तो ये 2nd रैंक इंडिया की रही है।
चर्चा में रहा राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, यह है हरियाणा राज्य में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जानवर कौन, तो यह है कछुआ। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया। भारत के पहले कमर्शियल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये ओडिशा के लखनपुर में रखी गई है। FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया, तो ये इंडिया ने अपने नाम किया है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की 28वीं कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कॉन्च अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया है सिल्वर मूवी को। और आखिरी क्वेश्चन क्या था हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया अभिज्ञान ऐप किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया, तो इसे विकसित किया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। ये हो गए सारे करंट अफेयर हमारे कल के सेशन के रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन है, यह हैं गुरु गोविंद सिंह। भारत के सबसे दक्षिणतम कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो ये गोदावरी के तट पर लगता है नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, तो ये है 1/6 है ना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। ये सारे आंसर हो गए कल के सेशन के। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य के नववर्ष और बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है। तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और PDF के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।